हाँ जी नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले और बढ़ते ही चलें। दोस्तों कैसे हो सब लोग भाई? सभी को नमस्कार भाई। हाँ, सबका स्वागत कर लेंगे अभी, ठीक है ना। पढ़ाई कर लो, कुछ नहीं रखा स्वागत में, है ना। भूतों की नगरी, ये भूतों की नगरी कौन सी है भाई? चलिए और बताओ। एकदम मस्त हो, बढ़िया हो। 1857 की क्रांति हो गई है पूरी, ठीक है। और अब जो है हम हमारे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ चले हैं। हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और इसी चरण में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी के बारे में चीजें। चलिए ठीक है। अब आराम से मस्ती से अगले 1 घंटे बिना किसी बात के, बिना किसी आपस में बातचीत किए हुए आराम से मस्ती से चीजें पढ़नी है, समझनी है, ठीक है बेटा। चलिए राष्ट्रीय आंदोलन। और राष्ट्रीय आंदोलन की जब भी हम भारत के अंदर बात करते हैं तो एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके बिना ये आंदोलन अधूरे रहे, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने भारतीय लोगों को सुव्यवस्थित तरीके से आंदोलन करना सिखाया और यह भी सिखाया कि आंदोलन होता क्या है और कैसे किया जाता है। हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी की, और साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी का उदय हुआ, इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इन्होंने न केवल भारत में अपितु दक्षिणी अफ्रीका में भी अपने आंदोलन के माध्यम से भारतीय तिरंगा फहराया, अपना वर्चस्व, अपना परचम इन्होंने फहराया। तो ये सारी की सारी चर्चाएं हम अगले 1 घंटे में करने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में। आप जो एक सामने तस्वीर देख रहे हैं महान शख्सियत भारत की, जिसने भारतीय लोगों के अव्यवस्थित आंदोलनों को व्यवस्थित किया और ना केवल व्यवस्थित किया, इन अंग्रेजों को भारत से भागने के लिए बाध्य कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या, सबसे बड़ी बात यह कि अहिंसक प्रवृत्ति के द्वारा किया, सत्य के आधार पर किया, सत्याग्रह किए इसने। महात्मा गांधी नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। चलिए महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी, तो सीधा साधा बेसिक से आपका एक प्रश्न बनता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1869 के दिन पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में इस महान शख्सियत का जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, वहीं माताजी का नाम पुतली बाई। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और इनके 4 पुत्र माने जाते हैं। 4 पुत्र थे। कौन कौन से? एक का नाम हरिलाल, दूसरे का नाम मणिलाल, तीसरे का नाम रामदास और चौथे का नाम देवदास। आपसे प्रश्न यह पूछा जाता है कि गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा गया है? गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा गया था? दोस्तों याद रखिएगा कि जमनालाल बजाज को गांधी जी स्वयं जब पत्र लिखते थे तो वो उसे अपना 5वां पुत्र कहकर के संबोधित करते थे। इसीलिए जमनालाल बजाज को
जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है किसको? जमनालाल बजाज को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। और बात करें हम इस महान व्यक्तित्व की मृत्यु की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 30 जनवरी 1948 को सुबह जब ये प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो उसी समय नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दी और ये भारत अनाथ हो गया, क्योंकि संपूर्ण भारत के लोग इन्हें प्रेम और प्यार से बापू कह करके संबोधित करते थे। चलिए कुछ जानकारी लेते हैं। बात करें हम लोग जन्म की, तो याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। बात करें यदि पिताजी की, तो पिताजी का नाम करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। बात करें यदि माताजी की, तो इनकी माताजी का नाम कस्तूरबा, माफ कीजिएगा, पुतलीबाई। पुतलीबाई। बात करें पत्नी की, तो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। बात करें इनके पुत्रों की, तो पुत्र दोस्तों इनके 4 पुत्र थे। नंबर 1 हरिलाल। नंबर 2 मणिलाल। नंबर 3 रामदास। और नंबर 4 देवदास। एक बात मैं नोट लगा करके लिख रहा हूं कि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और लास्ट में यदि हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1648, 30/1/1948 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। चलिए, तो महात्मा गांधी के बारे में हमने बात की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जन्म कब? 2 अक्टूबर 1869 को। कहां पर? गुजरात, पोरबंदर, काठियावाड़ में। काठियावाड़ में। अगली बात समझ में क्लियर है?
गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। 4 पुत्र थे। कितने पुत्र? 4 पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और याद रखिएगा कि जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और गांधी जी की मृत्यु कब हुई है? 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे यदि हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जन्म से लेकर के इनके जीवन की जो जो प्रमुख घटनाएं रही, उन घटनाओं के बारे में मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी अभी बताया कि जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ। 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में इन्हें अध्ययन के लिए भेजा गया और साथ ही साथ यही 1876 में ही गांधी जी की कस्तूरबा के साथ में सगाई फिक्स कर दी गई। किसके साथ में? कस्तूरबा के साथ में इनकी सगाई फिक्स कर दी गई। 1881 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल में यह अध्ययन के लिए जाते हैं और 1883 ईस्वी में लगभग 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ में इनका क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। आगे यदि बात करते हैं 1885 में, तो 63 वर्ष की आयु में इनके पिता करमचंद गांधी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लेते हैं। 10वीं कक्षा पास करने के बाद में ये भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में ये प्रवेश करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक सत्र पढ़ने के बाद में ही इन्हें वहां पर कुछ चीजें समझ में नहीं आती और उसको वो बीच में ही अधूरा छोड़ देते हैं। 1888 ईस्वी में इनके प्रथम पुत्र का जन्म होता है और इसी के साथ में ये वकालत करने के लिए इंग्लैंड रवाना होते हैं। यहां पर एक विशेष बात याद रखिएगा कि जब ये वकालत करने के लिए रवाना होते हैं तो इनकी माताजी इन्हें मना करती है कि इंग्लैंड तो नहीं भेजूंगा, इंग्लैंड तो नहीं भेजूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वहां पर गोरे लोग हैं और गोरे लोगों के बीच में जाएगा तो बिगड़ जाएगा बेटा, मैं नहीं भेजने वाली, काहे की वकालत करेगा। तो इसी समय एक व्यक्ति थे जिनका नाम मिलता है बहिरजी सूरी। व्यक्ति का नाम क्या देखिएगा, व्यक्ति का नाम क्या है? बहिरजी सूरी। बहिरजी सूरी। इन बहिरजी सूरी को अपने साथ में साक्षी बना करके अपनी माताजी को ये 3 वचन देते हैं कि माताजी मैं वकालत करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन 3 चीजें मैं कभी भी जीवन में 3 काम नहीं करूंगा इंग्लैंड में जाकर के। कौन कौन से काम नहीं करूंगा? मांस का सेवन नहीं करूंगा, मदिरा का सेवन नहीं करूंगा और स्त्री का जो है नहीं छूऊंगा वहां। ये मेरा आपसे वादा है कि ये 3 मेरे वचन हैं, आप मुझे वहां पर भेज दीजिए। तो 1888 ईस्वी में इंग्लैंड जाते हैं वकालत करने के लिए और वहीं से 3 साल बाद में वकालत की पढ़ाई पूरी करके वापस लौटते हैं और लौटते ही सबसे बड़ा सदमा लगता है, इनकी माताजी पुतलीबाई का निधन हो जाता है। बड़ा आघात था गांधी जी के लिए। जैसे कैसे अपने आप को संभाला और बंबई और राजकोट में वकालत के अपने कार्यालय खोल दिए। इंग्लैंड से बैरिस्टर की उपाधि लेकर के आए थे। बढ़िया जो है काम चलना चाहिए था, लेकिन सत्यवादी व्यक्ति थे और पता है आपको तो कि वकालत में झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। छोटे मोटे मुकदमे आते, अब वहां जाकर के गांधी जी को कहना पड़ता था कि भाई हाँ सच बात तो ये है, और जैसे ही सच बोलते मुकदमे में केस हार जाते और स्थिति ये हो गई कि भारतीय लोग इन्हें कोई मुकदमा ही नहीं देते थे, बिल्कुल और बिल्कुल बेरोजगार हो चले थे। कौन? गांधी जी। मामला गड़बड़। 2 साल तक हालत खराब, बिल्कुल बेरोजगारी वाली स्थिति। लेकिन 1893 ईस्वी में एक घटना घटित होती है। भारतीय मुस्लिमों द्वारा एक व्यवसाय संघ की कुछ मांगे थी और इन व्यवसाय संघ की मांगों को लड़ने के लिए गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाने का मौका मिला पहली बार 1893 ईस्वी में। याद रखिएगा, अफ्रीका की ट्रांसवेल राजधानी
और ट्रांसवेल से वहां प्रिटोरिया पहुंचते हैं वो। और प्रिटोरिया जब वो पहुंचते हैं तो जब ट्रेन के माध्यम से उन्हें जाने का मौका मिलता है, प्रथम श्रेणी का उन्हें टिकट दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पहली बार उनके जीवन में कुछ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने गांधी जी को अंदर से झकझोर दिया, गांधी जी को हिला दिया था। क्या घटना थी, ध्यान से सुनिएगा। कि जिस समय वो प्रथम श्रेणी की टिकट लेकर के यात्रा कर रहे थे, उसी समय एक अंग्रेज ऑफिसर ने उन्हें अश्वेत कहते हुए, क्योंकि रंग भेद नीति चल रही थी, गोरे और काले का भेद था। काले लोगों को अंग्रेज जो थे वो बड़ी हीन भावना के साथ में देखते थे, और ऐसा कहा जाता है कि उस ट्रेन में उनके साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया। और न केवल अपमानजनक व्यवहार किया गया, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ट्रेन से उतार भी दिया गया। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए जब वो दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनके साथ में ये एक बड़ी खतरनाक घटना घटित होती है। मन में बड़ा हृदय में आघात लगा, और इसी आघात ने एक छोटे से व्यक्ति को संपूर्ण भारत का महानायक बना दिया। और इसी रंग भेद नीति के लिए उन्होंने अफ्रीका में सत्याग्रह करने प्रारंभ किए। कैसे किए, क्या किए, बताता हूं अभी, जब तक कि कुछ चीजें आपके लिए पहले लिख देता हूं। देखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया। और इसी समय कस्तूरबा गांधी के साथ, इसी समय कस्तूरबा से सगाई हुई। अठारह सौ 81 राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। 1883 13 वर्ष की आयु में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ विवाह। 1885 ईस्वी में पिता करमचंद गांधी की 63 वर्ष की आयु में मृत्यु। 1885 1888
ईस्वी में वकालत करने हेतु गांधी जी इंग्लैंड गए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। बहिर्जी सूरी को साक्षी बनाकर माता को 3 वचन दिए कि वहां इंग्लैंड में मांस, मदिरा व नंबर 3 स्त्री का त्याग करेंगे। नेक्स्ट 1891 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पूरी कर बैरिस्टर पढ़ाई पूरी कर स्वदेश लौटे। इसी समय माता पुतली बाई की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इसी समय बंबई व राजकोट में वकालत हेतु अपने कार्यालय खोले। स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। इंपॉर्टेंट करिएगा इसको। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के पक्ष में वकालत करने हेतु दक्षिणी अफ्रीका जाने का मौका मिला।
प्रथम श्रेणी के रेल टिकट से यात्रा करते समय उन्हें रेल में रंग भेद का सामना करना पड़ा। और प्रोटोरिया पहुंचे। कहां पहुंचे? प्रोटोरिया पहुंचे। अब देखिएगा 1893 और 1894 में ये वहीं पर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यहां पर रंगभेद नीति, श्वेत और अश्वेत की जो नीति चल रही है, इस नीति को उखाड़ फेंकना अनिवार्य है। क्योंकि ये जो नीति है एक तरीके से मानव जीवन और मानव सभ्यता के ऊपर दब्बा थी, तो इसको उखाड़ने का उन्होंने फैसला लिया। और यही 1894 में भी वो यहीं पर रहे और 1894 में वहीं पर उन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, याद रखिएगा कि 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1896 में उसके बाद में 6 महीने के लिए भारत लौटे और लौटने के बाद में अपनी पत्नी कस्तूरबा और अपने 2 पुत्रों के साथ में उनको वहीं पर नेटाल ही ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोर युद्ध जिस समय लड़ा जा रहा था, तो इसी बोर युद्ध के समय उन्होंने भारतीय एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की, एम्बुलेंस सेवा तैयार की। उसके बाद लगभग 2 साल बाद में 1901 ईस्वी में वापस से परिवार अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ में वापस भारत लौट आते हैं। और वहां जब ये लौटते हैं तो दक्षिण अफ्रीका के लोग इन्हें आने ही नहीं देना चाहते थे, परंतु दक्षिणी अफ्रीका में जो ऐसे भारतीय जो इस रंग भेद नीति का सामना कर रहे थे, उनको आश्वासन देकर के आए थे कि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी ये गांधी तुरंत आपके पास में पहुंच जाएगा। वापस लौटे और वापस लौटने के साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा कि उन्होंने इस नीति के लिए, क्योंकि जो चीजें चल रही थी उस समय उनको दिमाग में ये चीजें सहन नहीं हो रही थी, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश का भ्रमण किया 1901 ईस्वी में। और इसी समय 1901 ईस्वी में कलकत्ता और कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया 1901 में। और यहीं पर ऐसा कहा जाता कि उन्होंने वापस पुणे बंबई में वकालत के लिए इन्होंने एक दफ्तर खोला। तो देखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है कि 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में इंडियन नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की। नेक्स्ट कि 1896 ईस्वी में पुनः भारत लौटे तथा अपनी पत्नी व 2 पुत्रों के साथ
वापस नेटाल चले गए या वापस अफ्रीका चले गए। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। अठारह सौ 1899 ईस्वी में ब्रिटिश सेना हेतु बोअर युद्ध के समय भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। नेक्स्ट 1901 ईस्वी में पुनः भारत लौटे। तथा देश का दौरा किया। इसी समय उन्नीस सौ एक के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया और बंबई में वकालत हेतु कार्यालय खोला। चलिए ठीक है। अब इसी समय वहां अफ्रीका में एक बार पुनः स्थितियां खराब हो रही थी। भारतीय जो लोग थे उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था और 1902 में भारतीय समुदाय ने एक बार फिर पुनः गांधी जी का आह्वान किया और गांधी जी एक बार फिर पुनः दक्षिणी अफ्रीका चले गए। दक्षिणी अफ्रीका वापस लौटते हैं और लौटने के बाद में अब देखिएगा यहां पर थोड़ी सी कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें मिलती है, बेटा ध्यान देना। गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में 2 आश्रम स्थापित किए थे। एक स्थापित किया था डरबन में और दूसरा स्थापित किया था जोहान्सबर्ग में। अब कई पुस्तकें ऐसी है, प्रामाणिक पुस्तकों में ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, फिर भी ध्यान दीजिएगा। दोनों तथ्य मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कई जगह उल्लेख ये मिलता है कि जब वो वापस दक्षिणी अफ्रीका गए, जब भारतीय लोगों के समुदाय के द्वारा उन्हें वापस अफ्रीका में बुलाया गया, तो इसी समय उन्होंने जोहान्सबर्ग में टोलस्टॉय नामक एक फार्म की स्थापना करी 1902 ईस्वी में। जबकि ज्यादातर कई प्रामाणिक जो पुस्तकें हैं, इन प्रामाणिक पुस्तकों में याद रखिएगा कि इसी टोलस्टॉय फॉर्म की, या जिसे हम आश्रम के रूप में संबोधित करें तो भी ज्यादा उचित होगा, इस टोलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 बताई गई है, याद रखिएगा। तो पहली चीज तो हो सकता कि दोनों तिथियां एक साथ नहीं आए। यदि एक साथ आ जाए तो उस स्थिति में आपको 1910 ही करना है।
ठीक है। तो 1902 में एक बार पुनः वापस दक्षिणी अफ्रीका जाते हैं, भारतीय समुदाय उन्हें बुलाता है, वहां उनके लड़ने के लिए, वो संघर्ष करने के लिए तैयार होते हैं। और 1903 में जोहान्सबर्ग में इन्होंने वकालत के लिए वहां जाकर के दफ्तर खोला, और दफ्तर खोलने के साथ ही साथ दोस्तों 1903 में ही इंडियन ओपिनियन के नाम से एक दफ्तर की स्थापना की, और बाद में 1904 में इसी नाम से द इंडियन ओपिनियन नाम से एक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका प्रश्न बनता है कि गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र, समाचार पत्र, साप्ताहिक का मतलब समझते हैं ना, जो कि सप्ताह में, वीक में एक बार आता हो, वीक में एक बार आता हो। दोस्तों याद रखिएगा, द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में उनके द्वारा प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और 1904 में ही उन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1904 में ही इन्होंने डरबन में किसकी की है बेटा? फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। तो यह तथ्य आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा कि 1907 ईस्वी के आसपास ब्लैक एक्ट, काला अधिनियम, कौन सा? ब्लैक एक्ट या काला अधिनियम जिसे कहते हैं, भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के साथ जबरदस्ती, उनका जबरदस्ती पंजीकरण किया गया। और इसी समय जब यह पंजीकरण किया जा रहा था तो इसी समय गांधी जी ने वहां पर क्या किया? सत्याग्रह किया। गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया 1907 ईस्वी के आसपास। तो ये कुछ चीजें मैं आपके लिए लिख रहा हूं। 1901 में याद रखिएगा कि कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। और इसी समय बंबई में वकालत के लिए कार्यालय खोला है। 1902 में पुनः वापस भारतीय समुदाय ने जब उन्हें वापस बुलाया तो कहां पर चले जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका। और वहां पर 1903 में जाकर के वहां पर अफ्रीका में भी इन्होंने अपने लिए वकालत के लिए क्या खोला था? कार्यालय खोला, एक वकालत का दफ्तर खोला था। और वहीं पर इंडियन ओपिनियन उस दफ्तर का नाम रखा गया। 1904 ईस्वी में इसी नाम से उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो देखिएगा 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा पुनः बुलाए जाने पर अफ्रीका पहुंचे। और 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में वकालत हेतु द इंडियन ओपिनियन नामक दफ्तर प्रारंभ किया। ठीक है, पिछले पेज का स्क्रीनशॉट लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1904 ईस्वी में द इंडियन ओपिनियन, द इंडियन
ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया। और 1904 में ही फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य बनता है आपका 1904 ईस्वी में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म आश्रम की स्थापना की। उन्नीस सौ 7 में ब्लेक एक्ट के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। और इसी समय दोस्तों याद रखिएगा कि 1908 ईस्वी में पहली बार वो जोहान्सबर्ग में इन्हें जेल में डाल दिया गया। 1908 ईस्वी में पहली बार जोहान्सबर्ग जेल में कारावास की सजा या जेल की सजा काटी। जेल की सजा काटी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़े से देखो फैक्ट ज्यादा है तो इनको याद ही रखना है बेटा जी, और कोई साधन हमारे पास है नहीं। ठीक है, देखिएगा आगे की बात करते हैं हम लोग। 1910 ईस्वी में मैंने अभी अभी आपको कहा कि 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। रंगभेद नीति के लिए लगातार उन्हें जेल में भी जाना पड़ा इवन, है ना, तो उसके लिए लगातार संघर्ष ये करते रहे। 1913 ईस्वी में रंगभेद की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध इन्होंने एक बार फिर पुनः इस जो सत्याग्रह जो उन्होंने प्रारंभ किया था उस सत्याग्रह को जारी रखा। और इसी समय 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च एक महान यात्रा का नेतृत्व किया। और इस यात्रा में उस समय दक्षिण अफ्रीका में आप सोचिएगा कि इनके साथ में लगभग 2000 भारतीय खदान कर्मी जो थे, इन्होंने न्यूक्लेंस से लेकर के नेटाल तक की पद यात्रा की। और इसी पद यात्रा के दौरान इन्हें पहली विजय मिली अपने जीवन की। वहां की जो सरकार थी उस सरकार को गांधी जी के सामने और गांधी जी की नीतियों के सम्मुख उन्हें झुकना पड़ा। 1914 जून में
वहां पर समझौता हुआ और समझौते के द्वारा जितनी भी जो समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान हुआ। और इसी समस्याओं के समाधान के साथ ही साथ गांधी जी वापस भारत लौटने के लिए प्रारंभ जो है रवाना हो जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर एक चीज और, 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी के दौरान प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। और इस प्रथम विश्व युद्ध में जब ये भारत आते हैं, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये भारत पहुंचेंगे। तो देखो 1914 में चूंकि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका है और इसी विश्व युद्ध में इन्होंने कुछ कार्य किए जो कि ब्रिटिश लोगों के लिए हितार्थ में थे, ब्रिटिश लोगों के हितार्थ में थे। क्या कार्य थे कि 1914 से 1918 के दौरान इस लड़े जाने वाले युद्ध के दौरान भारतीय जो युवक थे, इन भारतीय युवकों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। और यह चीज गांधी जी के विरोध में हुई, भारतीय लोगों को यह चीज समझ नहीं आई, परंतु ब्रिटिश सरकार के लिए यह चीज बहुत अच्छी हुई। इसीलिए लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। परंतु भारतीयों के लिए यह चीज समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि गांधी वहां जाकर के बदल गया है, ये अंग्रेजों के और इन गोरे लोगों के पक्षधर हो गया है। इसलिए गांधी जी को भारतीय लोगों ने अंग्रेजों का सार्जेंट कहा। अंग्रेजों का क्या कहा बेटा जी? सार्जेंट कहा। किसने कहा? भारतीय लोगों ने। सार्जेंट का मतलब होता है सेना में भर्ती करने वाला अधिकारी। जो सेना में भर्ती करता था उस अधिकारी को क्या कहा जाता था? सार्जेंट कहा जाता था। ठीक है, आगे बात समझे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ध्यान से सुनना। अरेबिया नामक जहाज से भारत आते हैं और भारत में वो मुंबई के अपोलो नामक बंदरगाह पर उतरते हैं। 21 वर्षों के प्रवास के बाद ये भारत लौटते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। गांधी जी के आगमन के ऊपर ये मनाया जाता है। ये चीज आप विशेष रूप से याद रखिएगा। जब ये जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 में ये भारत लौटते हैं तो इनके हाथ में कुछ नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि अफ्रीका में इन्होंने एक बड़ी विजय प्राप्त करी थी। जो भारतीय काले वर्ण के जो लोग थे, इनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उन अत्याचारों के ऊपर ये विजय प्राप्त करके आए थे। गुजरात पहुंचते हैं और गुजरात पहुंचने के बाद में, क्योंकि इनके पास में कुछ है नहीं, माता पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। गुजरात के इनके एक मित्र थे जिनका नाम मिलता है जीवनलाल देसाई। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा ध्यान रखना, जीवनलाल देसाई। जीवनलाल देसाई, इस जीवनलाल देसाई ने महात्मा गांधी को अपना एक कोचरब बंगला, कोचरब, कौन सा? कोचरब बंगला दिया। कौन सा? कोचरब बंगला दिया। और इसी कोचरब बंगले में 25 मई 1915 ईस्वी को, कब? 25/5/1915 ईस्वी को यहां पर सत्याग्रह आश्रम, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। ये कोचरब कौन सा? साबरमती नदी के किनारे। बेटा याद रखना, ये साबरमती नदी के किनारे कोचरब नामक बंगला गांधी जी को दिया। और यहीं पर 25/5/1915 को ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने कौन से की? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं कौन? गांधी जी। कब करते हैं बेटा? 25/5/1915 ईस्वी को। अब यहीं पर देखिएगा कि 1915 की ये बात है। 1915 के बाद में 1916 और 1916 ईस्वी में पहली बार गांधी जी को
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, आपका ध्यान केवल और केवल मेरी तरफ होना चाहिए कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो इस स्थापना दिवस के समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में गांधी जी को पहली बार बोलने का मौका मिला, अवसर मिला। और इसी समय 1916 ईस्वी में आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1916 में कांग्रेस का, कौन सा बेटा जी, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था। कौन सा? लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन में भी वो 1916 में गांधी जी ने भाग लिया था। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में गांधी ने भाग लिया, गांधी ने भाग लिया। और इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान वो एक व्यक्ति से मिले जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि हम अब यहां से आंदोलन की चरण में प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपका ध्यान बोर्ड पर चाहूंगा कि यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये गांधी से मिला था कौन से अधिवेशन के दौरान? लखनऊ अधिवेशन के दौरान। इस लखनऊ अधिवेशन में आपको पता होना चाहिए कि दो चीजें मान ली गई थी। कौन सी? एक तो 1907 में जो गरम दल और नरम दल में एक राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन हो गया था, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल, ये विभाजन समाप्त हो चुका 1916 वाले अधिवेशन में। और साथ ही साथ 1909 का अधिनियम, आपने पॉलिटी में पढ़ी होगी ये दोनों चीजें। 1909 के अधिनियम के द्वारा जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, तो इसी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इसी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पहली बार मुस्लिम वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति का प्रावधान किया गया था 1909 के अधिनियम में। और इसी 1909 के अधिनियम को लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में इसे कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इस स्वीकार करने की चीज को आर.सी. मजूमदार ने कांग्रेस की महान भूल बताया है। कांग्रेस की क्या बताया है? महान भूल बताया है। ये बात विशेष रूप से याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल से कब मिले? वो कांग्रेस अधिवेशन के दौरान मिलते हैं। इस राजकुमार शुक्ल ने बिहार चंपारण के जो किसान थे, उन बिहार चंपारण के किसानों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा, निकम्मे लोगों के द्वारा की जा रही ज्यादतियों के बारे में अवगत करवाया गया। किसके द्वारा? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। क्योंकि वहां पर नील की खेती करवाई जाती थी किसानों से, जबरदस्ती की करवाई जाती थी। हम बात करेंगे अभी तिनकटिया पद्धति की। हम किसकी बात करेंगे? तिनकटिया पद्धति की। और पहली बार राजकुमार शुक्ल के आह्वान के ऊपर ही गांधी जी चंपारण रवाना होंगे और वहां पर वो अपने जीवन का भारत में पहला सत्याग्रह करेंगे। लेकिन गांधी जी को मोतिहारी बिहार रेलवे स्टेशन के ऊपर पकड़ कर लिया गया और जेल में भी डाल दिया गया। आगे ये सारी की सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, गांधी जी ने अपना आश्रम स्थापना किया, सत्याग्रह आश्रम। जीवनलाल देसाई ने एक कोचरब बंगला प्रदान किया था, साबरमती नदी के किनारे था। और यहीं पर 25/5/1915 ईस्वी को कोचरब बंगले में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। इसी कोचरब बंगले के आसपास और साबरमती नदी के किनारे का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को गांधी जी के एक और मित्र थे जिनका नाम था अंबालाल साराभाई। याद रखिएगा बेटा जी, नाम क्या था? अंबालाल साराभाई। इस अंबालाल साराभाई ने कोचरब बंगले के आसपास की जमीन को खरीदा। और जमीन को खरीदने के बाद में ये जो जमीन खरीदी गई थी, ये जमीन गांधी जी को वो दान में दे देता है, गांधी जी को दान में दे देता है। और यहीं पर इसी कोचरब आश्रम का नाम बदल करके फिर गांधी जी ने कौन सा आश्रम स्थापित किया? आपको पता होना चाहिए, साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। और साबरमती नदी के किनारे, देखिएगा, यही साबरमती आश्रम पहले किस नाम से जाना जाता था? सत्याग्रह आश्रम। और याद रखिएगा बेटा कि 17 जून 1917 ईस्वी को 17 जून 1917 ईस्वी को गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम
साबरमती के नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इस अंबालाल साराभाई द्वारा प्रदत्त भूमि, जो भूमि दान किया गया, इसी भूमि दान पर 17 जून 1917 ईस्वी को क्या किया गया बेटा? साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। कौन सी? साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। आश्रम की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और दोस्तों याद रखिएगा, इसीलिए तो कहते हैं ना कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है ना बेटा जी? याद रखिएगा 1930 ईस्वी में जब उन्होंने दांडी आश्रम किया, दांडी यात्रा की 12 मार्च 1930 को, उसके बाद में ये कभी भी इस साबरमती आश्रम में कभी भी वापस नहीं लौटे। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कौन सी यात्रा के बाद, कौन सी यात्रा के बाद गांधी पुनः साबरमती आश्रम नहीं लौटे थे? तो याद रखिएगा बेटा कि दांडी मार्च के बाद में, दांडी मार्च के बाद में वो कभी भी साबरमती आश्रम वापस नहीं लौटे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो देखिएगा यहां तक की घटनाएं हमने कर ली है। 1908 में पहली बार जोहान्सबर्ग में जेल की सजा काटी है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? इसके आगे की कुछ चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए छोटा सा, और फिर हम आगे बात करेंगे बेटा। उन्नीस 1916 नहीं है बेटा साबरमती आश्रम, है ना, 1917 ही है बेटा। ठीक है, 17 जून 1917 ही है। ठीक है ना? फिर भी मेरे हिसाब से तो ये प्रामाणिक है। फिर भी यदि कोई ऊंच नीच हुई तो भाई मैं भी इंसान ही हूं, देख लेंगे। वस्तुतः 99.99% तो अश्योर हूं कि 1917 ही है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करते हैं। 1913 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में रंगभेद नीति के विरुद्ध द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया। जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मी शामिल हुए। 2000 भारतीय खदान श्रमिक शामिल हुए। ये यात्रा न्यूजीलैंड से नेटाल तक की पद यात्रा थी। अंततः दक्षिणी अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा। जून 1914 ईस्वी में, जून 1914 ईस्वी में
गांधी जी के साथ सरकार ने समझौता किया और गांधी जी पुनः भारत रवाना हुए। गांधी जी पुनः भारत रवाना हुए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा कि 9/1/1915 ईस्वी को अरेबिया नामक जहाज से गांधी जी मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं। अरे गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु से क्या करेगा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेना। गोपाल कृष्ण गोखले थे, हैं बावड़ा आदमी, एक ही एक प्रश्न को क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना। यही आता होगा तुझे ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे बेटा, है ना, ठीक है मेरा लाल बावड़ा। एक ही मैसेज को बार 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 बार, इतना ध्यान इसमें, इतनी पता नहीं कितनी चीजें तूने मिस कर दी होगी। सब बताऊंगा, चिंता मत कर, थावस रख अंदर। और इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने बेटा जी 1915 के बाद में भारत का दौरा किया था और भारत की जो यथास्थितियां थी उनका आकलन किया था। आई बात समझ में बावड़ा, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट। गांधी जी के मित्र कुछ लोग ऐसे ही होते है ना। गांधी जी के मित्र जीवनलाल देसाई ने गांधी जी को अपना कोचरब बंगला, कोचरब बंगला दिया। यही गांधी जी ने 25/5/1915 ईस्वी को 25/5/1915 ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अगला फिर से, ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है बेटा। 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर
गांधी जी को मुख्य वक्ता बनाएगा, गांधी जी को मुख्य वक्ता बनाएगा। 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना बेटा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। इसी दौरान वह राजकुमार शुक्ल, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखना ये, राजकुमार शुक्ल से मिले। स्क्रीनशॉट लो बेटा। गांधी जी के मित्र अंबालाल साराभाई ने साबरमती के किनारे भूमि खरीद कर गांधी जी को उपहार में दी, यही 17 जून 1917 को, यही 17/6/1917 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, लास्ट 2 बातें बेटा जी अपने क्लास की नोट, कि 1914 से 1918 के दौरान 1914 से 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने हेतु प्रेरित किया। ब्रिटिश सेना में भर्ती होने हेतु प्रेरित किया। याद रखिएगा बेटा जी, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने गांधी जी को केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि
प्रदान करवाई। जबकि भारतीय लोगों ने गांधी जी को, भारतीय लोगों ने नाराज होकर गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट कहा, अंग्रेजों का सार्जेंट कहा। सार्जेंट का मतलब मैं बेटा जी बता चुका आपको, है ना। सेना में भर्ती करने वाला जो होता है ना, वही क्या कहलाता है बेटा जी, सार्जेंट कहलाता है। आगे बात समझ में क्लियर है बेटू जी? तो ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले थे रे बेटा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, है ना, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी बातें हो गई है। तो गांधी जी की बाकी की जो चीजें हैं वो हम लोग कल बात करने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। कल हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में जो है प्रवेश करने वाले हैं बेटा जी, ठीक है। किस किस ने क्या क्या उपाधियां दी वो सारी बता दूंगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है? चिंता मत करो, कुछ नहीं छोड़ने वाला हूं। अरे तेरी गुड्डू सर्दी लग रही है बेटा, है मेरा प्यारा भाई, सर्दी लग रही है, कोई ना बेटा, ठीक है। तो बाकी की सारी बेटा जी बातें करेंगे हम लोग कल की क्लास में। बढ़िया आराम से जो है तैयारी किया करो, मस्ती से शांति से पढ़ा करो, ठीक है ना। कल छुट्टी रहेगी, परसों की जो है हमारी क्लास होगी, फिर हम जो है राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे। हम चंपारण नील आंदोलन की बात करेंगे, पहला आंदोलन था, उसके बाद में खेड़ा किसान आंदोलन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की भी हम लोग चर्चा करेंगे, असहयोग आंदोलन की भी बात करेंगे, सारी की सारी बातें हम लोग करने वाले हैं बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है ना। और अगले लगभग 5 से 6 क्लास में ये राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट आपका, हाँ बिल्कुल बेटा पढ़ सकते हो 12वीं कक्षा की पुस्तक, ठीक है ना। सारी जो चीज़ें हैं ये अगले 5-6 दिन में पूरी हो जाने वाली है। कुछ आज की क्लास में फैक्ट बहुत ज़्यादा थे तो इनको बार बार रिवाइज करने हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आगे बात समझ में क्लियर है बेटा जी। अरे बेटा राजनीतिक गुरु मैंने 1000 बात बता दिया रहे, है ना, एक ही एक बात को पूछे वो, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।